वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रोनिक रीनल फेलियर। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में। आज उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जो किडनी डिसीज़ का दूसरा पार्ट है, दैट इज़ क्रोनिक रीनल फेलियर। तो क्रोनिक रीनल फेलियर में हमने आपको बताया था प्रोग्रेसिवली नेफ्रॉन्स का डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Chronic renal failure results from progressive and irreversible loss of large numbers of functioning nephrons. Acute renal failure में तो एक तरीका था कि अगर इश्चीमिया होने से पहले जो भी बॉडी की रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो अगर जैसे कि क्योंकि एक्यूट रीनल फेलियर का कारण क्या था, कोई भी हैमरेज, लॉस ऑफ वाटर, हाइपोटेंशन, अगर ये मैनेज हो जाए तो वापस से नॉर्मल किडनी फंक्शन करने लग जाती है। लेकिन क्रोनिक रीनल फेलियर जो है वो इरिवर्सिबल है, यानी इसमें जो डैमेज हो जाता है वो वापस से करेक्ट नहीं किया जा सकता। इट्स रियली वेरी क्रूशियल पीरियड। तो लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं जो फंक्शन करते हैं, वो उनका डैमेज हो जाता है। सीरियस क्लिनिकल सिम्टम्स अपेयर होते हैं कब, जब 70 to 75 फंक्शनल जो नेफ्रॉन्स हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाएं। जब 20 से 30% जो नेफ्रॉन्स हैं अगर फंक्शनल नहीं होते तो उस कंडीशन में किडनी नॉर्मल फंक्शन करती रहती है, लेकिन क्लिनिकल सिम्टम्स जो हैं वो तब डेवलप होते हैं जब 70 to 75% नेफ्रॉन्स नॉन फंक्शनल हो जाएं। इसकी एक विशियस साइकिल होती है, वो विशियस साइकिल हम यहाँ देखते हैं। क्या होता है कि प्राइमरी किडनी डिसीज़, कोई भी कारण जो जिसकी वजह से किडनी डिसीज़ हो और उसकी वजह से नेफ्रॉन्स का जो नंबर है वो कम हो जाए, यानी नेफ्रॉन डैमेज हो जाए, तो ये क्या करेगा, ये करेगा हाइपरट्रॉफी एंड वेजोडाइलेशन ऑफ द सर्वाइविंग नेफ्रॉन्स। तो जो ऑलरेडी नेफ्रॉन सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, उनमें हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, वेजोडाइलेशन हो जाएगा। दूसरा, आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लोमेरुलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा और फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस हो जाएगा और ये पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा और डिक्रीज़ कर देगा नंबर को, क्योंकि इटसेल्फ ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस जो है इटसेल्फ अदर नेफ्रॉन्स को भी डैमेज कर रहा है। तो इस कंडीशन में ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। सो विशियस सर्कल कैन अकर विद प्राइमरी किडनी डिसीज़, ठीक है। लॉस ऑफ नेफ्रॉन्स बिकॉज ऑफ डिसीज़, जो भी डिसीज़ है उसकी वजह से लॉस हो गया नेफ्रॉन्स का, में इंक्रीज प्रेशर, जैसे कि हमने आपको बताया आर्टेरियल प्रेशर बढ़ा देता है, एंड फ्लो इन सर्वाइविंग ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और फ्लो किस में बढ़ जाता है, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा इवेंचुअली इंजर हो जाते हैं नॉर्मल कैपिलरीज, एंड फाइनली कॉज प्रोग्रेसिव स्क्लेरोसिस एंड इवेंचुअल लॉस ऑफ दीज ग्लोमेरुलाई। तो जो ऑलरेडी थोड़ी बहुत फंक्शनिंग ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं वो भी नॉन फंक्शनल हो जाती हैं। तो ये जो प्राइमरी डिसीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है, लीड्स टू प्रोग्रेसिव डिटेरिएशन ऑफ किडनी फंक्शन। कोई भी ऐसा कारण जो किडनी को के फंक्शन को अफेक्ट कर रहा है, धीरे धीरे डिटोरिएट कर देता है, यानी कम करता चला जाता है किडनी के फंक्शंस को, एंड फर्दर लॉस ऑफ नेफ्रॉन, और उसकी वजह से जो नेफ्रॉन्स हैं उनका और भी ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो जाता है। और ऐसा तब होता है आफ्टर डायलिसिस और ट्रांसप्लांट, एंड जो किडनी डिसीज़ को सही करने के लिए उसके ट्रीटमेंट के लिए कई बार जब डायलिसिस या ट्रांसप्लांट करवाते हैं किडनी का, तो ये कोशिश की जाती है कि इसकी वजह से प्राइमरी किडनी डिसीज़ जो है वो सॉल्व हो जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ये जो ऑलरेडी जो नेफ्रॉन्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, और भले ही उस समय डायलिसिस दिया जाए, डायलिसिस पे रखा जाए पेशेंट को, या ट्रांसप्लांट कर दिया जाए किडनी का, ये अदर फंक्शनल नेफ्रॉन्स को भी डैमेज कर देते हैं। और जब ये कंडीशन आ जाती है तो इसे बोलते हैं एंड स्टेज रीनल डिसीज़, ESRD। MCQs में पूछा जाता है एंड स्टेज रीनल डिसीज़। तो ESRD का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, कॉजेज़ ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। तो पहला आता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में आते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, ओबेसिटी, एमाइलोइडोसिस। तो डायबिटीज़ मेलाइटस और ओबेसिटी जो हैं दोनों ही बहुत मेजर कारण होते हैं एंड स्टेज रीनल डिसीज़ का।
डायबिटीज़ 2 जो है बहुत ज़्यादा लिंक्ड होती है किसके, ओबेसिटी से। जो डायबिटीज़ 2 पेशेंट्स होते हैं वो अधिकतर ओबीज होते हैं, और ओबेसिटी इज़ द मेजर कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। और फाइनली ये जो कंडीशन होती है ये किडनी फंक्शन को और भी ज़्यादा वर्स कर देती है, और उन पेशेंट्स में ख़ासतौर पे जिनमें पहले से ही कोई प्राइमरी किडनी डिसीज़ जो है वो हो रहा हो। तो प्राइमरी किडनी डिसीज़ कोई भी थोड़ा बहुत हो रहा हो, लेकिन अगर पर्सन डायबिटीज़, मेलाइटिस और ओबेसिटी से सफ़र करता है तो किडनी की जो फंक्शनिंग कंडीशन है वो और भी वर्स यानी ख़राब होती चली जाती है। नेक्स्ट आता है एमाइलोइडोसिस। एमाइलोइडोसिस क्या होता है? रिजल्ट फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ एन एबनॉर्मल प्रोटीन substances in the wall of blood vessels and severe damage to the basement membrane of the glomeruli। इस कंडीशन में एबनॉर्मल प्रोटीन्स जो हैं वो ब्लड वेसल्स में जमा होने लग जाते हैं और ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं। और इस कंडीशन के अंदर जब क्रोनिक रीनल फेलियर है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो ग्लोमेरुलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो बहुत सीवियरली डैमेज हो जाती है। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी की जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो हाइपरटेंशन इसका सेकेंड कॉज होता है। नेक्स्ट आता है रीनल वैस्कुलर डिसऑर्डर्स। रीनल वेसल्स के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, तो रीनल ब्लड वेसल्स में फॉर एग्जांपल एथेरोस्क्लेरोसिस, लार्जर रीनल आर्टरीज, जो लार्ज रीनल आर्टरीज होती हैं उनमें प्रोग्रेसिवली स्क्लेरोटिक कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेसल्स हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ रीनल ब्लड वेसल्स। जब हम नेफ्रोस्क्लेरोसिस हाइपरटेंशन की बात करते हैं, ये अनदर कॉज होता है रीनल वैस्कुलर डिसऑर्डर का, एंड दिस इज कॉज्ड बाय स्क्लेरोटिक लीजन्स ऑफ स्मॉलर आर्टरीज। और इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंटली इंटरलोब्यूलर आर्टरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस हो, फाइनल एमबीबीएस हो, यहाँ बहुत पूछा जाता है। तो किसकी वजह से नेफ्रोस्क्लेरोसिस हो जाए, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी। और बेसिकली इसमें अफेक्टेड जो एरियाज वेसल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, स्मॉलर आर्टरीज। स्मॉलर आर्टरीज में भी इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। इसके बाद में जैसे ही प्रोग्रेसिवली ये बढ़ता है तो आर्टीरियोल्स और ग्लोमेरुलाई को कम्प्लीटली एब्रप्ट कर देता है। नेक्स्ट आते हैं इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर्स, यानी जो इम्यून सिस्टम को किसी वजह से अफेक्ट करते हो, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ग्लोमेरुलर का मतलब होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, यानी दिस इज कॉज बाय सेवरल डिसीज। और ये बहुत सारे डिसीज़ की वजह से हो सकता है, दैट कॉज द इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज टू द कैपिलरी लूप्स इन द ग्लोमेरुलाई इन किडनी। तो जो वुमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के जो लूप्स होते हैं, जब इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो ये डैमेज हो जाते हैं, और इस कंडीशन को बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉज की, तो नेक्स्ट इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर है पॉलीआर्टरीज नोडोसा, जो हम पहले भी अपने पिछले चैप्टर में आपको बता चुके हैं कि ये बहुत ही रेयर सिस्टमिक वैस्कुलाइटिस है। ये जॉइंट्स में, अदर वेसल्स में भी होता है। अफेक्ट मीडियम साइज्ड आर्टरीज रिजल्टिंग इन सेकेंडरी टिश्यू इस्चीमिया। तो फाइनली इसका जो रिजल्टेंट होता है कि टिश्यू इस्चीमिया हो जाता है, और क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। अदर इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर्स में आता है ल्यूपस एरिथ्रोमेटस। सो ल्यूपस एरिथ्रोमेटस में क्या आता है, ल्यूपस एरिथ्रोमेटस। जब बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत लार्ज स्केल लेवल पे इफेक्टेड हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और क्यों डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का इटसेल्फ वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, और ये बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ का कलेक्शन होता है। तो ये भी एक अदर कारण हो सकता है क्रोनिक रीनल फेलियर का, यानी कलेक्शन ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस, ह्यूमन इम्यून सिस्टम बिकम्स हाइपर एक्टिव। बॉडी अपने ही टारगेट एंटीजन को जो है नहीं पहचान पाती और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाती है। बॉडी की इम्यूनिटी धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होने लगती है। नेक्स्ट आता है इन्फेक्शंस, ठीक है। पाइलोनेफ्राइटिस, रीनल इंटरस्टिशियल इंजुरी कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्पेशली एशेरिशिया कोलाई की वजह से जो रीनल इंटरस्टिशियल्स हैं, सेल्स हैं, उसमें इंजरी हो जाए, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस, दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द फीकल कंटामिनेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। और ये किस कंडीशन में होता है, जब फीकल मैटर यानी फीसिस जो है वो
प्रॉपरली बॉडी से अच्छे से साफ़ ना की जाए और वो यूरिनरी ट्रैक्ट के जो है वो संपर्क में आ जाए, तो उस कंडीशन में ये इशेरिशिया कोलाई का जो इन्फेक्शन है वो प्रॉन हो जाता है और इसे बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। इसके अलावा इन्फेक्शंस में अदर आ जाता है ट्यूबरक्लोसिस। जब हम प्राइमरी ट्यूबुलर डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो इसमें अदर टाइप के कुछ टॉक्सिन्स आते हैं जो नेफ्रोटॉक्सिन्स बोलते हैं, जैसे कुछ एनाल्जेसिक्स, हैवी मेटल्स, ये ट्यूब्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं प्राइमरी ट्यूबुलर डिसऑर्डर्स। जब यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की बात आती है तो इसमें रीनल कैल्कुलाई आता है कि कोई भी किडनी स्टोन, जिसे हम नेफ्रोलिथियासिस और यूरोलिथियासिस भी बोलते हैं। लिथियासिस मतलब स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना। हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, यानी मेल्स में जब हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट हो जाता है तो यूरिथ्रा को वो कंप्रेस कर देता है, तो यूरिथ्रा को जब कंप्रेस कर देता है तो यूरिन आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर जितना अमाउंट ऑफ यूरिन आउटफ्लो होना चाहिए वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यूरिन रिटेंशन जो है वो ब्लैडर में बढ़ जाता है और ये किडनी डैमेज का नेक्स्ट कारण होता है। नेक्स्ट होता है यूरिथ्रल कंस्ट्रिक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन टू यूरिनरी ट्रैक्ट। लास्ट में आता है कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स। कोई भी कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल पॉलीसिस्टिक डिसीज़। पॉलीसिस्टिक डिसीज़ यानी सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाना, और जब बहुत सारे सिस्ट ऐसे फॉर्म हो जाए किडनी में तो उसकी वजह से, और ये कैसे होता है, कंजेनाइटली होता है, रिड्यूस हो जाता है किडनी फंक्शन एंड लीड्स टू डैमेज टू किडनी। अदर आता है कंडीशन रीनल हाइपोप्लेशिया। हाइपोप्लेशिया मतलब टिश्यू का प्रॉपर फॉर्म ना हो पाना, और कंजेनाइटली एब्सेंस ऑफ किडनी टिश्यूज़। तो जब फीटल लाइफ होती है किसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से, जब किडनी का कोई पार्ट प्रॉपर नहीं बन पाता, तो उस कंडीशन में अगर रीनल का पार्ट नहीं प्रॉपर बन पाता तो उसे बोलते हैं रीनल हाइपोप्लेशिया एंड नॉट डेवलप ड्यूरिंग द फीटल लाइफ। सो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोनिक रीनल फेलियर। ठीक है, इसके अलावा क्रोनिक रीनल फेलियर की ये विशेष सर्कल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा क्रोनिक रीनल फेलियर बहुत ही फैटल कंडीशन है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल है, इसे वापस चेंज नहीं किया जा सकता, यानी अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर भी दिया जाए तो मुश्किल है। जितने नेफ्रॉन्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं वो वापस से जो है वो प्रोग्रेसिवली फंक्शन नहीं कर पाते। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो इफ़ आपको चैप्टर अच्छा लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरीके के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और मेरे जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।